सोचिए जरा, एक ऐसा समय जब इंसान सिर्फ जंगलों में शिकार कर रहा था। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब उसी इंसान ने विज्ञान, कला और दर्शन का एक पूरा स्वर्ण युग खड़ा कर दिया। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम प्राचीन भारतवर्ष के उसी भव्य और शानदार सफर पर चलेंगे। एक ऐसा सफर जो सच में किसी सिनेमा से कम नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कुछ छोटी छोटी मानव बस्तियां दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में कैसे बदल गईं? देखिए, ये सिर्फ राजा महाराजाओं या उनके युद्धों की कहानी नहीं है। ये कहानी है मानव प्रगति की। हम उनकी शानदार उपलब्धियों को तो देखेंगे ही, पर साथ ही उन सामाजिक खामियों को भी समझेंगे जिन्होंने हमारे इतिहास को इतनी गहराई से आकार दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले अध्याय से, सभ्यता का उदय यानी पाषाण युग। करीब 20 लाख साल पहले की बात है, जब इंसान के पास बचने का सिर्फ एक ही सहारा था, पत्थर के औजार। पर फिर आग की खोज हुई। सच में ये एक ऐसी महान क्रांति थी जिसने सब कुछ बदल दिया। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं की वो अद्भुत कलाकृतियां आज भी चीख चीख कर उस युग की कहानी बयां करती हैं। अगर हम मानव विकास को टुकड़ों में बांटें तो पहले आता है पुरा पाषाण काल, जहां पूरा ध्यान शिकार और आग पर था। फिर मध्य पाषाण काल में थोड़े बेहतर और सूक्ष्म औजार बने और इंसान ने जानवरों को पालना शुरू किया। लेकिन असली क्रांति आई नवपाषाण काल में। इंसान ने खेती करना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हुआ और मिट्टी के बर्तन बनने लगे। मतलब हमेशा भटकने वाला इंसान अब एक जगह टिक कर अपने स्थायी गांव बसाने लगा था। और फिर इतिहास में प्रवेश होता है धातुओं का, तांबा, कांसा और आखिरकार लोहा। आप खुद सोचिए, पत्थर से लोहे तक का यह सफर कितना बड़ा रहा होगा। इन मजबूत औजारों की मदद से घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया और बड़े पैमाने पर खेती होने लगी। और जब खेती बढ़ी तो जाहिर है व्यापार और शिल्प भी बढ़ा। यहीं से उन बड़े शहरों और सभ्यताओं की नींव बढ़ी जिन्हें हम आज जानते हैं। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, शहरी चमत्कार, हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। 2500 ईसा पूर्व का वो समय जब प्राचीन भारत का पहला महान और पूरी तरह से व्यवस्थित शहरी समाज सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे फल फूल रहा था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगर योजना को देखकर तो आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। पक्की ईंटों से बने घर, एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर काटती चौड़ी सड़कें, और सबसे कमाल की बात, उनकी ढकी हुई जल निकासी व्यवस्था। साफ सफाई को लेकर वो लोग गजब के जागरूक थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार और वो बड़े बड़े अनाज के भंडार उनकी लाजवाब इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। इनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। गेहूं, जौ, कपास की खेती होती थी, और तो और मेसोपोटामिया जैसी विदेशी सभ्यताओं के साथ इनका सीधा व्यापार था। लेकिन इतनी शानदार सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? ये आज भी इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आईं, कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन या नदियों का रास्ता बदलना मुख्य कारण था, और कुछ आर्य आक्रमण के सिद्धांत को मानते हैं। कारण चाहे जो भी हो, पर उनका अंत सच में एक बहुत बड़ी पहेली है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर, वैदिक युग। ये वो समय था जिसने भारतीय समाज में बहुत गहरे बदलाव देखे। आर्यों का आगमन हुआ, पवित्र वेदों की रचना हुई और समाज की पूरी संरचना ने एक नया मोड़ लिया। आप सबने 4 वेदों के नाम तो सुने ही होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये उस दौर की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के सबसे अहम ऐतिहासिक रिकॉर्ड हैं। अथर्ववेद को ही देख लीजिए, इसमें चिकित्सा और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जो बातें लिखी हैं, वो उस समय के समाज की एकदम साफ तस्वीर हमारे सामने रख देती हैं। अब अगर हम इस दौर को थोड़ा करीब से देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आता है। प्रारंभिक वैदिक काल में समाज काफी हद तक समान था। महिलाओं का बहुत सम्मान था, उन्हें शिक्षा मिलती थी और लोग प्रकृति के देवताओं जैसे इंद्र और अग्नि की पूजा करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते चीजें बदलने लगीं। राजा बहुत शक्तिशाली हो गए, समाज में एक कठोर जाति व्यवस्था आ गई, और अफसोस की बात है कि महिलाओं के अधिकारों में भी भारी कमी आने लगी। ये सच में एक जटिल बदलाव था। आगे बढ़ते हैं चौथे अध्याय की तरफ, महाजनपद और नए दर्शन। 600 ईसा पूर्व के आसपास का समय। लोहे के हथियारों और बढ़ते व्यापार ने राजनीति को एकदम बदल कर रख दिया था।
इसी दौर में 16 महान राज्यों यानी महाजनपदों का उदय हुआ और कुछ ऐसे नए दार्शनिक विचार सामने आए जिन्होंने दुनिया को सोचने का एक नया नजरिया दिया। इन 16 राज्यों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा मगध। और ऐसा होना ही था, क्योंकि उनके पास उपजाऊ जमीन थी, लोहे की प्रचुरता थी और व्यापार के लिए गंगा नदी का सीधा रास्ता था। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे कूटनीतिक शासकों ने अपनी मजबूत सेना और कुशल प्रशासन के दम पर आगे चलकर भारत के सबसे विशाल साम्राज्यों की नींव तैयार कर दी थी। पर इसी दौरान समाज में बढ़ती असमानता और बहुत ज्यादा मुश्किल कर्मकांडों के जवाब में दो नए रास्ते खुले, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने समाज के हर वर्ग के लिए शांति, अहिंसा और समानता का एक बहुत ही सरल मार्ग दिखाया। उन्होंने करुणा और नैतिकता पर जोर दिया। उसने पूरे एशिया की संस्कृति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हमारा 5वां अध्याय आता है साम्राज्यों का युग। ये वो समय था जब भारत सच में राजनीतिक रूप से एक हुआ। हम बात कर रहे हैं मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की, जिन्होंने न सिर्फ भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया, बल्कि कला और विज्ञान को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला सही मायनों में विशाल साम्राज्य था। सोचिए, चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य का कुशल नेतृत्व, इन्होंने मिलकर शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंका। और इनका प्रशासन इतना ज्यादा केंद्रीकृत और टैक्स सिस्टम इतना मजबूत था कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतने बड़े क्षेत्र को ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से संभाल पा रहे थे। और फिर आते हैं सम्राट अशोक, इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। कलिंग के युद्ध में जो भयानक खून खराबा हुआ, उसने अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। एक योद्धा से शांति के दूत तक का उनका सफर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और सड़कों, शिलालेखों और स्तंभों के जरिए पूरी दुनिया में धम्म और शांति का प्रचार किया। मौर्यों के बाद अगर किसी ने इतिहास में वो मुकाम हासिल किया तो वो था गुप्त काल। इसे बिना किसी शक के भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त जैसे शक्तिशाली राजाओं के राज में कला, साहित्य और विज्ञान ने वो ऊंचाइयां छुईं जो उस समय दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती थी। 6वां अध्याय, ज्ञान और संस्कृति की महान विरासत। प्राचीन भारत ने आधुनिक दुनिया को क्या दिया है? सच कहूं तो हम आज भी उनके दिए हुए विज्ञान और कला के बहुत आभारी हैं। हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों के काम को देखिए। आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया, दशमलव बताया और ये भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सुश्रुत, जिन्हें आज पूरी दुनिया शल्य चिकित्सा का जनक मानती है। महर्षि चरक का आयुर्वेद और कालिदास का बेजोड़ साहित्य। इन्होंने सिर्फ उस समय के विज्ञान को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि आज के आधुनिक विज्ञान की भी ठोस नींव रखी। और अगर बात शिक्षा की करें तो उसका विकास क्रम भी कमाल का था। शुरुआत में गुरुकुल होते थे, जहां जीवन जीने की कला और अनुशासन सिखाया जाता था। और फिर यही सिस्टम धीरे धीरे नालंदा और तक्षशिला जैसे विशाल अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में बदल गया। मतलब दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ गणित, विज्ञान और दर्शन पढ़ने आते थे। कला और वास्तुकला की तो बात ही निराली है। अजंता और एलोरा की गुफाओं की वो बारीक पेंटिंग्स, सांची का विशाल स्तूप, उत्तर भारत के नागर शैली के मंदिर और दक्षिण भारत की वो भव्य मंदिर वास्तुकला, ये सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं हैं। ये उस समय की बेहतरीन इंजीनियरिंग और लोगों के गहरे विश्वास का ऐसा सबूत है जो हजारों सालों बाद भी हमारे सामने सीना ताने खड़े हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये विरासत बहुत जटिल है। इतिहास को हमें उसकी सच्चाई के साथ देखना चाहिए। जहां एक तरफ हमारे पास ज्ञान और कला का इतना विशाल भंडार था, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक असमानता और एक बहुत ही कठोर जाति व्यवस्था भी पनप रही थी। ये वो कड़वा सच है जिसे हम नकार नहीं सकते, और इन दोनों ही पहलुओं ने मिलकर हमारे इतिहास के सफ़र को आकार दिया है। तो इस पूरे सफ़र से हमें क्या सीख मिलती है? इतिहास के इन पन्नों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक बेहतरीन और टिकने वाला समाज सिर्फ सेना की ताकत से नहीं बनता, वो बनता है ज्ञान से, हर इंसान को समान अधिकार देने से, नैतिकता से और आपसी सहयोग से। यही हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा और सच्चा सबक है। तो जाते जाते आपके लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, जो सभ्यता हजारों साल पहले तारों और ग्रहों की चाल समझ रही थी, इतनी जटिल सर्जरी कर रही थी और दुनिया की पहली यूनिवर्सिटीज बना रही थी,
उस सभ्यता का ऐसा और कितना भूला हुआ ज्ञान होगा जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। क्या वो ज्ञान हमारे भविष्य का मार्गदर्शन कर सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।